So hello everyone, today we are going to start with our chapter number 4, chemical bonding and molecular structure. So we'll be doing some MCQs on this chapter. So without wasting time, let's start with the first question. All the bond lengths of sulfur, oxygen in sulfate ion are equal because of, ठीक है। तो देखिए सल्फेट आयन में जो है आपके सल्फ़र और ऑक्सीजन के बॉन्ड जो होते हैं वो बराबर होते हैं, क्यों? तो इसमें चार ऑप्शन हैं आपके। एक तो है रेजोनेंस, फिर देन कम सिमेट्री, देन कम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका रेजोनेंस। अब देखिए किस तरह से होता है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है। अब देखिए ऐसा कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है कि जैसे जब आप कोई लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं उस मॉलिक्यूल का, तो बेसिकली उस सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाते, उसके मतलब स्ट्रक्चर को यू कैन नॉट एक्सप्लेन बाय अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसमें आपको एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर देना पड़ता है उसको समझने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है आपका, ना वो एक लुईस स्ट्रक्चर की तरह होता है, ना ही वो दूसरे लुईस स्ट्रक्चर की तरह होता है, वो उन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली रेजोनेंस की वजह से होता है। एक्चुअल में रेजोनेंस आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आते हैं, ठीक है, तो उसमें रेजोनेंस होने के चांसेस होते हैं। और वो किस तरह से होता है मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ। सल्फ़र जो है, जैसे कि आपको पता है, हम लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो लुईस स्ट्रक्चर में अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सल्फ़र के हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, या टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमारे पास आयन क्या है, सल्फेट आयन SO4, ठीक है। अगर मैं SO4 में देखूं तो सल्फ़र के पास देखिए वैलेंसी दोनों की सेम रहती है, ऑक्सीजन और सल्फ़र की दोनों पे ही आपका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फ़र के पास 6, अब ऑक्सीजन के पास भी 6 होते हैं, बट ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो ये 24 और प्लस 6 कितने हो गए, 30 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में 30 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। अब देखिए सबसे पहले सीधी सी बात है, सल्फ़र के साथ 4 ऑक्सीजन एटम लगे, तो मैंने देखिए 4 लगा दिए, ठीक है। चारों तरफ 4 लगाने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। सल्फ़र की तो ऑक्टेट हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8। अब बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 हो चुके हैं पूरे यहाँ पे, और ये रह गए 2 2 4 2 6, और ये मिला के 8 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर कंप्लीट कर लिए मैंने, ठीक है। और ऐसे ही मैंने बाकी ऑक्सीजन्स में भी कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर है क्या कि अब मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है। अब फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज आपका हम लुईस स्ट्रक्चर्स में निकालते हैं। और फॉर्मल चार्ज का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर फॉर्मल चार्ज मिनिमम है आपका, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी वो स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा जितना फॉर्मल चार्ज मिनिमम रहेगा। और इसको निकालने का मेथड क्या है कि सबसे पहले तो जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर आपका एटम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसमें से आपको माइनस करना है हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड पेयर, और माइनस हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर, देन माइनस लोन पेयर, कि लोन पेयर कितने हैं वो माइनस करने हैं आपको। तो जैसे सबसे पहले मैं फॉर्मल चार्ज सल्फ़र के लिए निकालूंगा, फिर किसी में से एक ऑक्सीजन के ऊपर निकालूंगा, कि बाकी तो सारे सेम हैं। तो सल्फ़र के ऊपर सबसे पहले निकालते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फ़र के, तो 6 हैं, 6 लिखा, माइनस हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बॉन्ड तो इसने सारे बना दिए, टोटल बना दिए 1 2 3 4, 4 बन गए, 4 का दुगना हुआ 8, ठीक है। क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन लेने ना, एक बॉन्ड पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। लोन पेयर देखिए सल्फ़र पे है नहीं, तो 0, तो ये बन गया आपका 6 में से 4 गया +2। तो फॉर्मल चार्ज जो आ चुका है सल्फ़र पे +2। वैसे ही मैं एक ऑक्सीजन पे निकालना चाहूँगा,
ऑक्सीजन पे कितना आएगा, अगेन ऑक्सीजन के भी 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ ऑफ। अब ये बॉन्ड पेयर तो एक बना रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, और साथ में इसमें लोन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोन पेयर, ये लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो मेंशन करने, तो 2 2 4 2 6 6 हैं, ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, ये 1 आ गया और ये 6 से 6 कैंसिल, तो -1। तो फॉर्मल चार्ज जो है ऑक्सीजन पे आ रहा है यहाँ पे -1 का। अब इस फॉर्मल चार्ज को मुझे डिक्रीज़ करना है, तो इस फॉर्मल चार्ज को डिक्रीज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड लगाने की वजह से हुआ क्या, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। डबल बॉन्ड लगाने की वजह से फॉर्मल चार्ज यहाँ पे घट गया। अब आप सल्फ़र पे दोबारा निकाल कर देखिए इस स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, और टोटल पे 2 नेगेटिव होता है इस पर, तो आप सल्फ़र पे निकाल कर देखिए, तो सल्फ़र पे अब क्या आएगा, पहले तो +2 आया था, अब सल्फ़र पे 6 माइनस, अब हमारे जो बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 1 2 3 4 5 6 6 और 2 12, तो हाफ ऑफ 12, ठीक है, माइनस लोन पेयर तो है ही नहीं, तो 6 में से 6 चला गया, देखिए आंसर में 0 आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाने की वजह से इसका फॉर्मल चार्ज घट रहा है, फॉर्मल चार्ज घटने की वजह से ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। वैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आप निकाल सकते हैं, जैसे इस ऑक्सीजन के ऊपर मैं निकालूँ, इन दोनों पे तो -1 ही आएगा फॉर्मल चार्ज, ठीक है, इस पे -1 इस पे -1, तभी तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे आपका 2 नेगेटिव आता है, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन पे आप निकालना चाहेंगे तो देखिए अब क्या हो गया, पहले -1 था इस पे और इस पे, अब क्या हो गया, तो अब 6 माइनस हाफ ऑफ, अब बॉन्ड पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है, और लोन पेयर भी आपके अब 2 ही रह गए हैं इन पे, ठीक है, क्योंकि जो एक लोन पेयर था वो तो हमने डाल दिया इसमें डबल बॉन्ड में, तो यहाँ पर 2 ही लोन पेयर रह चुके हैं, यानी 2 लोन पेयर में आपके 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये 4 और 2 6 और ये 6 माइनस करके 0, यानी इस पर भी फॉर्मल चार्ज हमने घटा दिया, इस पे और इस पे भी 0 हो चुका है, इस पे भी 0 हो चुका है, सिर्फ अब यहीं पे फॉर्मल चार्ज बचा, यानी बेसिकली हमने फॉर्मल चार्ज को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में आपका देखो डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आते हैं, तो इसमें रेजोनेंस होता है स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस होने के कारण ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है और ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर है रेजोनेंस, ठीक है। तो एक तो लुईस स्ट्रक्चर ये बना दिया मैंने, ठीक है, और एक लुईस स्ट्रक्चर ये बना दिया, और अगर इसका आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होती हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर सल्फ़र ऑक्सीजन बॉन्ड की जो आपकी बॉन्ड लेंथ निकल कर आती है, ना ही वो सिंगल बॉन्ड के बराबर आती है और ना ही वो डबल बॉन्ड के बराबर आती है। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे सभी बॉन्ड में, ठीक है, जितने भी बॉन्ड बनेंगे तो ये सभी इक्वल लेंथ के होते हैं, सो दैट इज़ ड्यू टू रेजोनेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मेजर एज द रेडियस ऑफ एन एटम्स कोर विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द core of an adjacent atom in a bonded situation, ठीक है। अब देखिए सीधी सी पहली बात, तो यहाँ पर एटम्स की बात हो रही है, आयंस की तो बात ही नहीं हो रही है, आयंस की बात नहीं हो रही, तो आयनिक रेडियस तो है ही नहीं, ठीक है। ऊपर से बात की जा रही है वो कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है, अगर कांटेक्ट में है तो वंडरवाल रेडियस की भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि वंडरवाल रेडियस में क्योंकि फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो एटम कभी कांटेक्ट में नहीं आते, वो थोड़ा सा उनके बीच में थोड़ा दूर होते हैं वो, ठीक है। फिर बात आती है बॉन्ड लेंथ की। अब बॉन्ड लेंथ तो आपको पता है, बॉन्ड लेंथ में अगर 2 एटम्स आपके साथ में अटैच्ड हैं, बॉन्डेड हैं, तो बॉन्ड लेंथ तो हम पूरी की पूरी लेंथ लेंगे, कि जो बॉन्ड बनेगा उसकी लेंथ है, बॉन्ड लेंथ पूरी होगी आपकी, ठीक है। बट यहाँ तो हम रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस की बात कर रहे हैं, यानी 1/2 की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो एक्चुअल में आपको क्या देगा, वो एक्चुअल में आपको कोवेलेंट रेडियस देगा, क्योंकि बॉन्डेड सिचुएशन में हम कोवेलेंट रेडियस की ही बात करेंगे, ठीक है। और कोवेलेंट रेडियस आपका वंडरवाल रेडियस से छोटा होता है हमेशा।
So your answer is the first option, that is the covalent radius. Okay, so now comes the third question and fourth question. Third question, which of the following compound does not follow the octet rule for electron distribution? तो देखिए octet rule क्या होता है? octet rule यही होता है कि जब भी आप जो है ऑर्बिट को भरेंगे तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप 8 डाल सकते हैं, 8, ठीक है। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वहाँ पे अगर आपको जो है वो कंपाउंड को बनाने। हालांकि ऑक्टेट रूल की भी कई लिमिटेशंस हैं, बट जब हम स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करते हैं तो हम ऑक्टेट रूल का यूज़ करते हैं। तो हालांकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी बनते हैं जो ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो करते, बट हमने तो बस अभी यहाँ पर देखना कि इनमें से कौन से ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं चलूँ, देखिए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं PCl3 से। तो PCl3 के लिए आपको फॉस्फरस को देखना पड़ेगा, फॉस्फरस का एटॉमिक नंबर आपको देखना पड़ेगा। तो फॉस्फरस का एटॉमिक नंबर होगा आपका 15, ठीक है। तो 15 में क्या बनेगा आपका, आपको पता है ये 2 बनेगा, और 2 के बाद आपका 8 और 2 10, 10 और 5 15, यानी फॉस्फरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। फिर क्लोरीन के साथ, अब क्लोरीन इसके साथ फॉस्फरस के साथ बना रहा है 3 बॉन्ड, ठीक है। तो एक क्लोरीन यहाँ बन गया, एक इधर बन गया, मान लीजिए एक इधर बन गया, 3 तो क्लोरीन ने बना लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फॉस्फरस का, क्योंकि ऑक्टेट रूल आप सेंट्रल जो है आपका एटम है उसी का आप चेक करते हैं, ठीक है, ऑक्टेट रूल। वैसे बाकियों की भी चेक करके देख सकते हैं आप। तो जैसे क्लोरीन का भी बना देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे क्लोरीन में कितने होते हैं, 2, 8 और 7, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 8 2 10 और 7 17 होता है क्लोरीन का। तो ये मैं यहाँ पर क्लोरीन के पास थे 2 2 4 2 6, ठीक है। 3 तो लोन पेयर थे, तो 2 2 4 2 6, और ये बीच के 2 हो गए 8। तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा, इसमें भी ऐसा क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा, इसमें भी ऐसा क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा। और फास्फोरस का अब हम देखते हैं, तो फास्फोरस के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर दिया, एक इधर 3 और 2 बच गए, उसका तो मैंने बना दिया लोन पेयर, ठीक है। सो 2 2 4 2 6 2 8, तो फास्फोरस का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं PH3 की, फॉस्फीन की बात कर लेते हैं। फॉस्फीन में क्या होता है आपका, अरे आपका फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड का तो बता दिया। अब फॉस्फीन मतलब PH3 में क्या होता है आपका, देखिए H लगा दिया मतलब बिल्कुल Cl की तरह ही काम करेगा, ठीक है। अगेन 2 लोन पेयर होंगे ऊपर, ठीक है। और अगेन आपको पता ही है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसने यहीं पे दे दिया। अब हाइड्रोजन का क्या चक्कर होता है कि बाकियों में तो ऑक्टेट रूल देखते हैं हम, बट हाइड्रोजन में हम डुप्लेट देखते हैं आपका, ठीक है। मतलब आपका एक तरह से दो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं हाइड्रोजन को अपने फर्स्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसके दो इनके तो कंप्लीट हैं, ठीक है। तो आपका और फास्फोरस का देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8, इसके 8 कंप्लीट हो गया। तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। बेसिकली तो वैसे तो सेंट्रल को ही देखते हैं, बट मैं बाकी भी आपको बता रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। अब वाटर को देख लीजिए, वाटर में क्या है, अब ऑक्सीजन है आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। और बगल में क्या है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। हमें तो ऑक्सीजन का देखना है। बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर होते हैं 2 लोन पेयर, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका 2 2 4 2 6 2 8, इसके तो पूरे हो गए, हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए। तो वाटर भी एप्लीकेबल है। बट PCl5 में क्या दिक्कत हो गई, PCl5 में दिक्कत ये हो गई कि एक फास्फोरस के साथ अब क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन हो गए 5। हर एक क्लोरीन का तो आपका जो है, हर एक क्लोरीन का तो आपस में मतलब हर एक क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा है। बट फास्फोरस में देखो तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो क्या हो गया, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए। ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइपरवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो जो नहीं करता वो ऑप्शन है आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड। अब देखिए इनमें से आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल
कौन बनाते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ आयनिक बॉन्ड क्या होता है या आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए आयनिक बॉन्ड उन्हीं दो आयंस के बीच में तभी बनता है अगर वहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, जैसे कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसमें क्या हुआ कि देखिए सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है देने को, अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन गया वो है आपका आयनिक बॉन्ड। अब ये जो आयनिक बॉन्ड है ये मोस्ट स्टेबल कब होता है? जब इसके ऊपर आयंस के ऊपर जो चार्ज आए वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से आता है आपका? देखिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे उतना ही ज़्यादा आपका आयनिक बॉन्ड स्टेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ LiF की, तो लिथियम फ्लोराइड, तो देखिए लिथियम का स्ट्रक्चर क्या होगा? NaCl का तो आपको पता ही है, Na पॉजिटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव। ठीक है, F का भी आप बना सकते हो Na पॉजिटिव F नेगेटिव। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं आपका Mg, F का बना सकते हो आप Mg। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव एंड F2 नेगेटिव। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव है और F2 नेगेटिव है, मतलब एक्चुअली यहाँ पे फ्लोरीन आपने दो यूज़ करने हैं। ठीक है, फ्लोरीन दो आएंगे तो आपका क्या बोल सकते हो आप? Mg2 पॉजिटिव है और आपका फ्लोरीन के ऊपर जो है F नेगेटिव, या फिर दो तरीके से आप इसको लिख लो। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो दैट MgF2। ठीक है, MgF2 है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब इसमें जो मैग्नीशियम आ रहा है उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ रहा है, और जो फ्लोरीन आ रहा है ना, फ्लोरीन के दो एटम आ रहे हैं, हर एक पे माइनस माइनस चार्ज है। तो बेसिकली यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए गए और दो ही इलेक्ट्रॉन इस F2 के से, मतलब ये दो F है ना, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और दूसरे F के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए गए। LiF में भी तो आपका LiF ही बनेगा सिंपल, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, बट इसमें दो हो रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी सबसे ज़्यादा है और यही आपका सबसे मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनेगा। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल? अब देखिए ऑक्टेट रूल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, सो यू आर एबल टू कनेक्ट विद दिस क्वेश्चन नाउ कि ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन क्या है। तो देख लेते हैं, पहला एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, यानी एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम का मतलब है, यानी अगर एक्सेप्शन आपके क्या हैं, एक्सेप्शन ये हैं कि मान लीजिए किसी कंपाउंड में जो है वो आपका एक से मतलब आपके ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए ना, बट उसमें 8 से ज़्यादा हो जाएं। अभी हम जस्ट अभी हमने एक एग्जांपल किया था, दैट इज़ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का, जो कि इस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके वो 8 से ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास, ठीक है, सेंट्रल एटम के पास यानी फॉस्फोरस के पास आप देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 आ रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, एक्सेस में हो गए, तो यानी आप बोल सकते हो कि इसका ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया। ठीक है, 8 से 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोल देते हैं? हाइपरावैलेंट। ऐसे कंपाउंड्स को आप हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स बोल देते हैं। ठीक है, और अब बात आ जाती है कि एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। कई बार अगर आपके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों सेंट्रल एटम पे, तो वहाँ भी आपका ये जो ऑक्टेट रूल है ये नहीं लगता है। ठीक है, तो उसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। देखिए एग्ज़ाम्पल है आपका निट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल दे दिया निट्रिक ऑक्साइड। निट्रिक ऑक्साइड है आपका NO। ठीक है, अब NO में क्या होता है कि अगर आप इसका लुईस रिप्रेजेंटेशन अगर बनाते हैं
तो एक्चुअल में यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है आपका कुछ ऐसा बनता है, N डबल बॉन्ड O, और जो आपका तीसरा जो है यहाँ पर तीसरा बॉन्ड जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शो होता है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला जो बॉन्ड होगा, ठीक है, और या फिर 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं, इसको ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम बोलते हैं। ठीक है, और इसको जनरली हम हाफ कोवेलेंट बॉन्ड की तरह लेकर चलते हैं कि आपका हाफ कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो NO में ये जो स्ट्रक्चर होता है आपका, ये भी क्या है आपका, ये भी एक तरह से आपके ऑक्टेट जो रूल को जो है वो उसमें एक्सेप्शन रहता है आपका ये। ठीक है, तो आपने ये एक तरह से आप बोल सकते हो इट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप, आपका 2 2 4 2 6 और ये 3 आगे बीच में। ठीक है, तो ये आपका 2 3 2 5 5 2 7 और 2 9। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन बीच में आने की वजह से आपका ऑक्टेट रूल यहाँ पर ओबे नहीं हो रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड्स में, ठीक है, एक मैंने PCl5 का एग्जांपल दे दिया। अब देखिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो आपका जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3, या फिर आपका BF3 जो कंपाउंड है। ठीक है, इनमें क्या होता है, अगर इनमें आप देखें ना, तो जैसे बोरॉन में ही देख लीजिए चलिए। ठीक है, तो बोरॉन का आपको पता ही है, सबसे पहले तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो 5 का मतलब है 2 और 3। ठीक है, 2 और 3, तो यहाँ पर बोरॉन के साथ आपने फ्लोरीन ले लिया और 3 ही बॉन्ड बना दिया आपने। ठीक है, 3 बॉन्ड हमने बना दिए। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पर 2 2 4 2 6, इस बोरॉन के पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 नहीं हुए। 8 करना ज़रूरी है ऑक्टेट रूल लगाने के लिए। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन 8 से कम आते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हम बोलते हैं, या फिर हम ये भी बोलते हैं दैट द octet of the central atom is incomplete. In case of boron it is incomplete. AlCl3 में एल्युमिनियम की इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो यानी आंसर आपका ऑल ऑफ दीज होगा, सारे के सारे ऑप्शन। वहीं पे अगर आप 6th पे चलते हैं तो 6th में क्या है, ऑक्टेट रूल इज़ नॉट फॉलोड। अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जस्ट अभी अभी आपको एग्जांपल दिया है NO का। तो देखिए NO आ रहा है आपका, सो इट मीन्स आपका आंसर है NO, दैट इज़ द निट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, बाकी CH4 में आप लगा कर देख सकते हैं। अगर आपको मैं सारे बता दूं ऑप्शंस, क्योंकि बेटर है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मीथेन में आप देख सकते हैं। देखिए कार्बन है, तो कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8, हमने सेंट्रल एटम ही देखना है। ठीक है, 8 कंप्लीट हो गए। नाइट्रोजन में, ठीक है, अब नाइट्रोजन में आपका 3 तो हो गए हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और एक नाइट्रोजन के पास होता है आपका लोन पेयर। लोन पेयर भी आपने काउंट करना है ऑक्टेट रूल में। ठीक है, 1 2 ये सॉरी 2 2 4 2 6 और एक लोन पेयर और 2 8, ये भी कंप्लीट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है आपका, ऐसे स्ट्रक्चर बन गया आपका। ठीक है, अब मैं सिर्फ सेंट्रल एटम के ही काउंट कर रहा हूँ, मैं बाकी मैं बाद में आऊँगा। तो फटाफट से सेंट्रल एटम का काउंट करते हैं। अगर इनके भी करने हैं तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आपको लगाने पड़ेंगे। तो कार्बन का काउंट कर लीजिए, देखिए 2 2 4 2 6 2 8। तो कार्बन जो होता है टेट्रावेलेंट होता है, इसकी टेट्रावेलेंसी होती है। तो इसका देख लीजिए 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। तो सभी का कंप्लीट हो रहा है, किसका कंप्लीट नहीं हो रहा, सिर्फ आपका निट्रिक ऑक्साइड का। तो ये आपका ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करता। So now let us start with our 7th question. Then when a metal atom combines with non-metal atom, the non-metal atom will gain electron and increase its size, gain electron and increase its size, lose electron and increase its size, lose electron and decrease its size. ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, ये दोनों ऑप्शन सेम है ना, तो इसको आप काट के डिक्रीज़ कर लीजिए। ठीक है, अब नाउ 4 ऑप्शंस अलग हैं, नाउ वी कैन डू इट। ठीक है, अब देखिए मेटल जो है एटम नॉन मेटल एटम के साथ कंबाइन हो रहा है। अब कंबाइन होके क्या कर रहा है, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक
ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो नॉन मेटल एटम। तो हम एक एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का, ठीक है। तो Na के पास क्या है आप देख लीजिए, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 2, 8 और 1 है, ठीक है। इसको आप एक तरह से मेटल एटम मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए मेटल एटम। और क्लोरीन वहीं पे दूसरी तरफ आप इसको मान लीजिए नॉन मेटल एटम। अब ये तो आप लोग मेटल नॉन मेटल के बारे में जानते ही होंगे। ज़्यादातर आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटालिक फॉर्म में होते हैं। अगर आपने SPDF ब्लॉक्स पढ़ लिए हैं तो आपको पता है कि अक्सर नॉन मेटल P ब्लॉक में ही मिलते हैं। और ये जो आपका हेलोजन है एक तरह का क्लोरीन, ये नॉन मेटल है और सोडियम मेटल है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दोनों के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। फिर उसके बाद आप दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख लीजिए। फिर लगाते हैं अब हम ऑक्टेट रूल, ठीक है। क्योंकि कंबाइन हो रहे हैं, तो ये क्यों कंबाइन होना चाहते हैं, ये इसलिए कंबाइन होना चाहते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने में ये एक इलेक्ट्रॉन रुकावट है, ठीक है, कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे दे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन देना ये प्रेफर करता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेना काफ़ी मुश्किल काम है। सो इट विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्लोरीन को या तो 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। सो इट्स बेटर टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, यानी मेटल आयन बन जाएगा, मेटल आयन। अब जो मेटल आयन है इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए आपका पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, L में 8 और M में 1। तो ऑफ कोर्स ये KLM ऑर्बिट्स क्या शो करती हैं, साइज़ बताती हैं एटम का कितना है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये M ऑर्बिट ही ख़त्म हो गई। आप खुद सोचिए कि सोडियम में पहले ये न्यूक्लियस है, देखिए ये K है, ये L है और ये M है। तो ये ज़्यादा बड़ा है या फिर एक और सोडियम आप लीजिए, उसमें आपके 2 ही ऑर्बिट्स हैं, तीसरा ऑर्बिट है ही नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है, ठीक है। तो या ये ज़्यादा बड़ा होगा साइज़ में। ऑफ कोर्स साइज़ इसका घट गया, इसका साइज़ घट गया। और क्योंकि नॉन मेटल वहीं दूसरी तरफ क्या कर रहा है, नॉन मेटल वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वहाँ पर उसका साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपका नॉन मेटल में क्या होगा, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इट्स साइज। सो दैट इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। वहीं पे चलते हैं आपका 8th MCQ की तरफ, दैट इन N2 मॉलिक्यूल, ठीक है, डायनाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच नाइट्रोजन एटम इज़। भाई हर एक नाइट्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो देख लेते हैं। भाई नाइट्रोजन का सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर हमने लिखा 7 और कॉन्फ़िगरेशन हमने बना दी, दैट इज़ 2 और 5, 2 5, ठीक है। अब आपको पता है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन, आइदर इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन और इट कैन गिव बैक दी 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन अक्वायर करना आसान है, ठीक है। बट ये जो अक्वायर करता है वो ये कंप्लीट ट्रांसफ़र से नहीं होते, यहाँ पर शेयरिंग होती है 2 नाइट्रोजन्स के बीच में, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में शेयरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉन्ड जो है ये एक कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसमें एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तभी ये बॉन्ड बना। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तभी ये दूसरा बॉन्ड बना। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तभी ये तीसरा बॉन्ड बना। तो कहने का मतलब है कि एक कितने दे रहा है, तो एक आपका एटम जो है नाइट्रोजन का वो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है दूसरे के साथ। फिर देखिए एक एक तो इनके पास लोन पेयर पहले ही होता है, आपको पता है नाइट्रोजन पे, ठीक है। और जब आप कंबाइन करके देखेंगे इसको, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका देखिए ये 2 और ये 2 2 4 2 6 और 2 8, ये भी पूरा 2 2 4 2 6 2 8, ये भी पूरा ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट हो गया। और आपको यहाँ पर पता भी लग गया कि ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है तीनों में। सो दैट इज़ योर 8th क्वेश्चन।